गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आयुष पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे शरीर के और रक्त के बारे में। बच्चों, रक्त के बारे में आपने विज्ञान की कक्षा में पढ़ा होगा, या अपने विज्ञान के विषय में आपने क्या पढ़ा होगा? रक्त के विषय में और हमारे शरीर के विषय में पढ़ा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं हमारे शरीर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप आगे की कक्षाओं में हमारे शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं इस पाठ पे, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा, जांच कर देखते हैं। यह कहकर डॉक्टर ने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो अनिल जो है वो कौन है? दिव्या का बड़ा भाई है। और जो दिव्या है वो कैसी है? शुरू से ही कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पर दिव्या कमज़ोर क्यों है, उसकी कमज़ोरी का कारण नहीं बताया गया है। लेकिन दिव्या कैसी है? कमज़ोर है। तो लेकिन आजकल कुछ दिनों से उसे क्या हो रहा है? काफ़ी थकान महसूस हो रही है ना। किसी काम में मन नहीं लगता है। आपका भी होता होगा ना, कभी काम में मन नहीं लगता होगा, खाना खाने का मन नहीं करता होगा। तो डॉक्टर ने कहा, हम उसका रक्त की जांच करते हैं। डॉक्टर दीदी तो जैसे ही दिव्या डॉक्टर ने अनिल को कहाँ भेजा? पास के कमरे में भेज दिया। तो वहाँ अनिल को कौन मिली? उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिल गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली और छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल आना और कल रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के पर दस्तक दी और भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश करा। तो जो अनिल है, अनिल के बहन के रक्त की जांच के लिए क्या हुआ? उसका खून का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया। उसके थोड़ा सा खून ले लिया और दीदी ने उससे क्या कहा कि हम जांच करेंगे, कल तुम रिपोर्ट ले जाना। दीदी ने सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड की जांच कर रही थी। वह दीदी के इशारे से पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। जांच पूरी होने पर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जो दीदी, उसकी डॉक्टर दीदी थी, उन्होंने क्या हुआ? दिव्या की जांच करी और क्या बोली? दिव्या को क्या है? अनीमिया है। कुछ दिन अगर दवाई लेगी तो क्या होगी? ठीक हो जाएगी। तो अनिल को क्या हुई? जिज्ञासा हुई। तो उसने क्या कहा, दीदी एक सवाल पूछूं? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने दीदी से पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने फिर कहा, अनिल, देखने में रक्त जो है द्रव के समान, लाल द्रव के समान दिखता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से इसे देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक क्या है? जो तरल है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दूसरे कई बड़े बड़े तरह के कण होते हैं, जिसमें कुछ लाल, सफ़ेद और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स, कण कहते हैं। तो बच्चों, जब अनिल ने अनीमिया के बारे में पूछा तो उसकी दीदी ने उससे क्या कहा? पहले तो मैं अनीमिया के बारे में जानने से पहले रक्त के बारे में जानना होगा।
तो दीदी ने कहा रक्त कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। दिखने में तो रक्त कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है, लेकिन क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक भाग तो जो होता है तरल की तरह कैसा दिखता है? लाल दिखता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग कौन सा है? जिसमें बड़े बड़े कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। ये कण किस में तैरते हैं? प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतने नीचे कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी से तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण हैं। तो जैसे ही अनिल ने क्या हुआ, दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड लगाई और उस पर क्या करा? सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखा, और जब देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिए? इस तरीके के लाल कण दिखाई दिए। तो ये क्या थे? लाल रक्त कण, लाल रक्त कणिकाएं। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा था। एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो छोटी छोटी बालू रख दी गई हो। तो तब दीदी कहती है कि हाँ, लाल रक्त कण की बनावट बालूशाही की तरह ही होती है, दोनों गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। एक बूंद में इनकी संख्या कितने में होती है? लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो हमें कितने लाल रक्त कणिकाएं मिलेंगी? कम से कम 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ठीक है, ये कण शरीर में दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर हवा, जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर में पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने होते ही ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। तो जो दीदी थी वो बताती है क्या करते हैं, जो लाल रक्त कण होते हैं ये क्या करते हैं, ये 4 महीने तक जीते हैं, और इनके कुछ काम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, शरीर में प्रोटीन को इधर उधर करना। तो इस तरीके के कई सारे काम हमारे शरीर के करते हैं, और 4 महीने बाद ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक दिन सारे नष्ट नहीं होते हैं, जैसे कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे, कुछ परसों होंगे, फिर कुछ उसके बाद होंगे, ऐसे करके धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। तो दीदी, कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे ना? दीदी मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग में अस्थि मज्जा में बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जो लाल रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। ठीक है, इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन, कच्चे रूपी माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, जब तुम पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जियां, अंडे, गोश्त उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो दीदी जो कह रही है, अनिल कहता है अगर ये ख़त्म होते रहते हैं तो कुछ महीनों में पूरे ख़त्म हो जाते होंगे। तो दीदी कहती नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। जब ये कुछ महीने में ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, हर समय नए कण बनते रहते हैं। ये कहाँ बनते हैं? ये कण अस्थि मज्जा में बनते हैं। अस्थि मज्जा में, हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा एक भाग होता है, जहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे कारखाने होते हैं, जिसमें क्या होता है, इसका निर्माण होता है। जब भी हम कोई पौष्टिक सब्जी खाते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, अनाज और दालें, ठीक है, मीट या गोश्त जिसे हम कहें, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं कर रहा तो इन कारखानों की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यही नतीजा होता है कि लाल रक्त कण नहीं बन पाते और इन्हीं की कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की कमी को अनीमिया कहते हैं। तो उसकी दीदी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर, सही रूप से नियमित पोषक तत्व वाला आहार ग्रहण नहीं करता तो क्या होता है, बच्चे के शरीर में लाल रक्त कणों की क्या होती है, कमी हो जाती है। और इस लाल रक्त कणों की कमी को ही क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। तो दीदी कहती है हाँ, काफ़ी हद तक यह कहना सही होगा। यूँ तो अनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, क्योंकि किंतु हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी
एक सबसे बड़ा कारण है। पेट में कीड़े हो जाना। कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई से बने हुए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो जो दीदी बताती है, वैसे तो अनीमिया पौष्टिक आहार ना लेने की वजह से होता है, क्योंकि पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे जो उसमें है नए खून नहीं बन पाएगा, नए लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनेंगी तो क्या होगा, लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी। उस कमी को ही क्या बोलते हैं, उस कमी को ही अनीमिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दीदी बताती हैं फिर क्या होता है। वैसे अनीमिया और भी कई कारणों से हो सकता है। इसके क्या है, ये प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरे खाद्य पदार्थों को। तो दीदी कहती है कि अनीमिया क्या होता है, और भी बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे दूषित जल पीने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, और बिना साफ सफाई किए हुए खाने से क्या होता है, वो कीड़े हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो दीदी कहती है कि जब भी आप कोई भोजन ग्रहण करें, साफ सफाई से बना हुआ भोजन हो, या उसको साफ सफाई से उसे बनाते समय काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा गया हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें, साफ पानी पिए। हाँ, एक अन्य किस्म के कीड़े हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए गए। इनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में अपना घर बना लेते हैं। इसका सहज उपाय है कि हम शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो दीदी कहती है एक अन्य तरीके के कीड़े भी होते हैं जो क्या होता है, त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं तो और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने का उपाय है कि हम क्या करें, शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो दीदी कहती है यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि लाल रक्त में सफ़ेद कण और बिंबक भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वे वीर सिपाही हैं। जब कोई रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता रोगाणुओं को शरीर में नहीं घुसने देते। यह मान लो कि वह हमारी रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं। तो दीदी बोलती है जो सफ़ेद कण है वो क्या है, हमारे सिपाही हैं। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और रक्षा किससे करते हैं, जो बाहर से कीटाणु जीवाणु विषाणु आते हैं उनसे क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और जहाँ तक हो सकता है वो क्या करते हैं, शरीर की हमारी उन कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। और जब वो रक्षा करने में अक्षम हो जाते हैं, यानी कि रक्षा करने में विफल हो जाते हैं, तो क्या होता है, उपरांत हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि रोगाणु या विषाणु उनके ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। अगर वो रोगाणु के ऊपर हावी हो जाते हैं तो क्या होता है, वो रोगाणु को मार देते हैं। और रोगाणु उनके ऊपर हावी भी हो जाता है तो रोगाणु हमारे को बीमार बना देता है। बिंबु कणों का काम है कि चोट लगने पर जमाव क्रिया में मदद करना। तो क्या कहती है उसकी दीदी, कहती है बिंबाणुओं का क्या काम है, जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देती है और जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने पे तक के समय चोट स्थान पर कस के एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए जिससे रक्त बहना कम हो जाए। यदि रक्त अधिक बह जाए तो रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने बताया। तो जो अनिल था वो फिर पूछता है कि दीदी उसको बताती है जो बिंबाणु हैं वो क्या करते हैं, वे मकड़ी के समान जाले बनाते हैं। कब, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है और उसका खून निकलने लगता है, तब अनिल पूछता है, दीदी अगर घाव गहरा हो तो क्या होगा,
तो दीदी बताती हैं घाव गहरा होगा तो खून बहता ही चला जाएगा, तो इसीलिए आदमी को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और जब तक डॉक्टर के पास पहुँचे तब तक उस चोट पे क्या करना चाहिए, एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे क्या हो, रक्त का बहाव कम हो जाए। अनिल पूछता है ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून आ सकता है? तो दीदी बोलती है अनिल, हर किसी का खून एक सा नहीं होता। कुछ गुणों के आधार पर व्यक्ति को 4 वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो जो अनिल होता है वो क्या सोचता है, जो दीदी कहती है कि जरूरतमंद को मतलब वर्गों को, रक्त को 4 ग्रुपों में बांटा गया है, तो जिस वर्ग के व्यक्ति को ग्रुप की रक्त की आवश्यकता होती है उस वर्ग को उसी वर्ग के व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है। तो अनिल कहता है फिर दीदी अगर जरूरत पड़ने पर रक्त समूह, कोई भी रक्त समूह का व्यक्ति ना मिले तो अनिल पूछता है। तो दीदी कहती है इसकी ऐसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं और जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसीलिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो अनिल पूछता है दीदी अगर जब कहीं रक्त ना मिले तो क्या होगा? तो दीदी बताती हैं कि क्या होगा, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ये ब्लड बैंकों में सभी प्रकार के समूहों के रक्तों को रखा जाता है, किंतु ब्लड बैंक का रक्त खत्म ना हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें समय समय पर क्या करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अनिल कहता है दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी पूछती है नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक की उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। उनसे एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो ऐसा होता है कि उन व्यक्तियों से क्या होता है, 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्त दान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन यह विचारधारा निराधार है। हमारा शरीर का इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे तो शरीर में 5-6 लीटर खून होता है, इसमें यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद के लिए जीवन दान बन जाए तो उसमें बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। तो जो अनिल था उसको दीदी समझाती है कि नहीं बेटा, अभी तुम रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि तुम 18 वर्ष के नहीं हुए हो, और 18 वर्ष से अधिक की उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो उनसे कितना रक्त लिया जाता है, 300 मिलीलीटर। दीदी बताती हैं कि एक व्यक्ति के उसमें कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। तो लेकिन इसे अगर किसी की जान बचाने के लिए इतना रक्त ले भी लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अनिल कहता है कि मैं बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। फिर दीदी ने कहा शाबाश अनिल की पीठ ठोकते हुए, यतीश अग्रवाल। तो बच्चों ये जो कहानी है यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई थी। तो आज हमारे हिंदी के जितने पाठ समाप्त हुए हैं, कल हम नए पाठ से प्रारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों। इस पाठ तक अगर आपको कोई समस्या हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने माँ बाप का कहना मानते रहें। धन्यवाद।